नमस्कार, स्वागत है आपको ईटीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। नेटवर्क 18 परिवार और ईटीवी के चैनलों पे ये विशेष साक्षात्कार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ आज दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के 6 माह का कार्यकाल इस हफ्ते पूरा हो रहा है। 6 माह के कार्यकाल में क्या विशेष उपलब्धियां रहीं और आगे 4.5 साल के लिए क्या रूपरेखा खींची सरकार ने, ये एक विशेष इंटरव्यू आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हम लोग को आज दे रहे हैं, जिसमें कि बेबाकी से कई सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। स्वागत है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। सबसे पहला तो सवाल, आप गोरखपुर में इतने सालों से सांसद थे, एक महंत हैं आप, और अब मुख्यमंत्री एकदम से उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक हॉट सीट जिसको कहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहता है स्टेट, हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा सूबा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो एक महंत से एक सीएम, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ओवरनाइट आपका हुआ, कैसा महसूस करते हैं? मैं पिछले 5 बार से गोरखपुर से सांसद हूं। ओवरनाइट नहीं हुआ है। 5 बार से सांसद के रूप में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ साथ जो कार्य सार्वजनिक जीवन में हम लोगों ने किए हैं, पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है। मैं इसको ये मानता हूं कि एक परीक्षा है मेरे लिए, और उस परीक्षा पर, उन जनअपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति जो प्रदेश के 22 करोड़ जनता की है, उसको पूरा करना एक मेरा दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ जी। लेकिन अगर फिर से उसको एक बार दोहराएं तो बेहतर क्या लगता था, महंत का जीवन कि ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल? देखिए, सोच का फर्क है। एक संत का जीवन भी लोक कल्याण के लिए है, और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले राजनेता का जीवन भी लोक कल्याण के लिए ही समर्पित होता है। वो अलग विषय है कि आज़ादी के बाद से राजनीति को अधिकाधिक स्वार्थी बना दिया गया, और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को ये उसकी मानसिकता इस रूप में भरने का प्रयास हुआ कि वह लोक कल्याण के लिए कम, स्वयं के कल्याण के लिए ज़्यादा मैसूर होने लग गया। इन कारणों से ये स्थितियां पैदा हुई, अन्यथा कोई कारण नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही थी राजनीति और धर्म के बारे में, कि राजनीति और धर्म की जो व्याख्या उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि धर्म एक अल्पकालीन राजनीति है और राजनीति एक दीर्घकालीन धर्म है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का उद्देश्य ही लोक कल्याण है, और लोक कल्याण के इस भाव को प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन एक संत के रूप में, एक योगी के रूप में, और चाहे एक सांसद या मुख्यमंत्री के रूप में जो भी हो, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, और मैं उस लोक कल्याणकारी भाव के साथ ही यहाँ पर आया हूँ। मुख्यमंत्री जी, 6 महीने आपके पूरे हो गए हैं। इसमें पिछले 6 महीने के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की हालात कैसी है वो आप स्पष्ट जानते हैं। सबसे बड़ी एक उपलब्धि अगर आप बताएं पूरा समअप करके, कि एक बड़ा चेंज क्या आया है आपके इस 6 महीने के कार्यकाल? हम लोगों ने 6 महीने के दौरान प्रदेश की जनता के अंदर एक विश्वास भरा है। आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के संतुष्ट हो सकता है कि शासन प्रशासन की व्यवस्था संवेदनशील है, संवेदनशील बनी है और संवेदनशील बनेगी। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, और उत्तर प्रदेश जो एक जंगल राज में परिवर्तित हो चुका था, अराजकता जिसकी पहचान बन चुकी थी, उससे मुक्त होकर के एक नया वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, और वह वातावरण उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री जी, एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है। ऐसा बहुमत इस प्रदेश में क्या और भी कई राज्यों में किसी पार्टी को हाल फिलहाल में नहीं मिला है। आप एक पॉपुलर सांसद थे, भाजपा के अंदर एक पॉपुलर लीडर थे। ये जो बड़ा आपको मैंडेट मिला है, इससे कभी कभी आपको जन आकांक्षाएं जो हैं, उम्मीदें जो बढ़ गई हैं, उससे कहीं आपको कभी कभी एक डर सा तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी उम्मीदें, इतनी आकांक्षाएं कैसे पूरा करेंगे? और जल्दी डिलीवरी, आजकल पब्लिक जल्दी डिलीवरी मांगती है। देखिए, हम लोगों ने अपने कार्यक्रम तय किए हैं। कार्यक्रम हमारे स्पष्ट हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं। जो परिणाम तात्कालिक रूप से जनता के लिए अपेक्षित हैं, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, हम लोग उन योजनाओं को तात्कालिक रूप से भी प्रारंभ किए हैं। योजनाएं जो लंबे समय तक प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, उस प्रकार की योजनाएं भी हमारी बन करके उसको लागू की गई हैं। दोनों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे और मुझे लगता है कि ये योजनाएं हमारे सामने जो हम लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसको हम लोग पहले ही, हमारी पार्टी ने चुनाव के पहले ही लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने उन सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले ही उद्घाटित कर दिया था कि हम इस तर्ज पर कार्य करेंगे, हमारा कार्य प्रणाली होगी। अब केवल हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने अपने पूरे लोक कल्याण संकल्प पत्र को 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान, हमें इस दौरान कब कब क्या क्या करना है, उसके अनुसार उसको विभाजित कर दिया है। उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। शासन सत्ता समस्या और भय के लिए नहीं, भय निवारण के लिए और समस्या के निदान के लिए होता है। हम उसी समस्या के निदान के लिए और उस भय को समाप्त करने के लिए यहाँ लखनऊ में बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप गोरखपुर के हैं, पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गोरखपुर कहीं ना कहीं आपका कार्यस्थली भी रही, कर्मभूमि भी रही। बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में बच्चों की, नवजातों की कुछ डेथ्स हो गई, उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन आप वहाँ के, आपका एक पर्सनल जुड़ाव भी है, उत्तर प्रदेश के साथ है, लेकिन वहाँ से थोड़ा ज़्यादा आपका एक जुड़ाव होगा। क्या फीलिंग आपको आई, क्योंकि आप खुद सत्ता शीर्ष पे बैठे थे, आपके पास सारी चीज़ें थी, लेकिन हालात पिछले कई सालों में ऐसे बने थे कि शायद सरकार को उसको टैकल करने में कुछ टाइम लगा। आपको क्या पहली? देखिए, गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से मौत पिछले 40 वर्षों से हो रही हैं और इस दुखद सच्चाई को मीडिया के सामने, शासन प्रशासन के सामने मैं स्वयं लेके आया था। उससे पहले न मीडिया इसका संज्ञान लेती थी, न शासन प्रशासन इसका संज्ञान लेती। पार्लियामेंट में आप उठाते थे? मैं सड़क पे भी लड़ता था, संसद में भी लड़ता था। मौत दुखद है और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन गोरखपुर की घटना को मीडिया ने इस बार जिस नकारात्मक तरीके से उठाया है, वह उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। खासतौर पर तब जबकि सरकार ने पहले से 5 महीने अपने कार्यकाल के दौरान, 4-5 महीने के दौरान कुछ कार्य किए थे। पहली बार हुआ है कि सरकार बनते ही हम लोगों ने बैठक लेकर के और इंसेफ्लाइटिस के प्रति संवेदनशील जनपदों में 92 लाख बच्चों को, 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के 92 लाख बच्चों को टीकाकरण किया था इंसेफ्लाइटिस के। पहली बार हुआ था कि अति संवेदनशील 20 जनपदों में पीडियाट्रिक्स का आईसीयू हम लोगों ने संचालित किया, कहीं 12 बेड का, कहीं 10 बेड का। पहली बार हुआ था कि उन 20 जनपदों के फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन को हम लोगों ने, और पैरामेडिकल का स्टाफ को हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। इंसेफ्लाइटिस वेक्टर बाउंड और वाटर बाउंड जितनी भी डिजीज होंगी, इसको रोकथाम करने के लिए, और बीमारी अगर हो जाए तो इसके उपचार के लिए क्या व्यवस्था की जानी है, उस दृष्टि से पहली बार, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब इंसेफ्लाइटिस के उपचार की व्यवस्था के लिए सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चिकित्सक भी तैनात हुए, पैरामेडिकल का स्टाफ भी तैनात हुआ। फर्स्ट टाइम हो रहा है जब इंसेफ्लाइटिस के आंकड़े हर वर्ष की तुलना में कम थी। 2015 में
668 मौत उसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होती है। 2016 में 585 मौत उसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होती है और इस वर्ष 325 मौत हुई। 668, 585 और 325 में कोई तुलना न करके उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके सनसनी पैदा करने का प्रयास हुआ। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किसको ब्लेम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये डॉक्टर आज उपचार से डर रहा है और गरीब जिसको मुफ्त में उपचार की व्यवस्था होती थी वह हॉस्पिटल में जाने से डर रहा है। यह जो सनसनी है मुझे लगता है इससे बचना चाहिए था। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जो हमारा अभियान है यह टोटल स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ा हुआ एक अभियान है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी हैं कि जिन्होंने इन बीमारियों की नब्ज को टटोला। ये स्वच्छ भारत अभियान जिस दिन आम जन इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंसेफ्लाइटिस नहीं हो सकता, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का एक वायरस जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको जेई कहते हैं उसके लिए तो वैक्सीन है, लेकिन जो दूसरा वायरस है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस उसकी जड़ है गंदगी में, अशुद्ध पेयजल में। इन दोनों के प्रति व्यापक जागरण का अभियान इन समस्याओं का समाधान कर सकता है और सरकार ऑलरेडी इसके लिए कार्यक्रम पहले से तय कर चुकी है, उसको अभियान के रूप में ले भी रही थी। लेकिन इस दौरान ऑक्सीजन के नाम पर जो सनसनी पैदा की गई, अलग अलग आंकड़े दिए गए। जिस दिन आंकड़े दिए गए कि 60 मौत हुई थी, सच्चाई में वहां 11 मौत हुई थी और अलग अलग मीडिया के अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग रिपोर्ट दिए थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि उन मासूम बच्चों की मौत को राजनीति का शिकार न बना करके उसके उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हम लोगों ने किया, लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, लेकिन मौत के कारण क्या थे न्यायालय में मामला चल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। सीएम साहब, आप तो संवेदनशील हैं, इस सब्जेक्ट को आपने सबसे पहले राष्ट्र के लेवल पे उठाया, भी सड़क पे भी उठाया, और ये हम लोग जानते हैं आपका पिछला जो सांसद का कार्यकाल इतना लंबा रहा उसमें आप बार बार इसको उठाते थे। आपकी संवेदनशीलता, आपकी डवटेलिंग, मॉनिटरिंग उस जगह की इन समस्याओं की मानते हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है कि सिस्टम या लोकल लेवल पे कुछ लापरवाही हुई जिससे कि शायद ये आंकड़े जो हर साल कम हो रहे हैं थोड़ा और कम हो जाए? हर साल में इस साल हर साल की तुलना में आधे आंकड़े हैं। 4 महीने 5 महीने की सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? समय लगेगा लेकिन हम समाधान तक पहुंचेंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इसका समाधान होगा। सर, ये गोरखपुर की ट्रेजेडी तो एक एग्जाम्पल हो गई, लेकिन प्रदेश में तमाम जगह हालात, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो और चाहे वो पुलिस हो, चाहे अन्य विभाग हो सरकार के, भाजपा कहती भी रही है कि सिस्टम बहुत डिरेल मिला। आपको 6 महीने में आप सारी समस्याओं से रूबरू हो गए। क्या उत्तर प्रदेश का पूरा जब फीडबैक आपको मिलता है तो आप कितना पीछे उत्तर प्रदेश को देखते हैं, कहाँ पे खड़ा पाते हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश आज़ादी के समय देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था, आज पीछे से नंबर 3 पर है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्षों के दौरान सरकारों की कार्य पद्धति ने, उनकी तुष्टीकरण की नीति ने, उनके भ्रष्टाचार ने, उनके परिवारवाद ने, उनके जातिवादी मानसिकता ने इस प्रदेश को बहुत पीछे धकेला है। हमारे सामने एक चैलेंज है, हमारे सामने एक चुनौती है। उत्तर प्रदेश के किसानों की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक निवेश फ्रेंडली माहौल तैयार करने का, और हम लोगों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। आप देखे होंगे कानून व्यवस्था में धीरे धीरे करके सुधार की तरफ आया है, बहुत तेजी के साथ एक परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन इस बात का संकेत करता है, आपने देखा होगा सरकार में हम लोग आए, पहले 1 महीने बहुत अच्छा चला, उस दौरान हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए,
वे निर्णय उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में पनप चुके उस माफिया के खिलाफ थे, जो कहीं पर इलीगल माइनिंग में थे, कहीं इलीगल स्लॉटरिंग में थे, कहीं इलीगल अन्य उन एक्टिविटीज में थे जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता है। जब उनके पर वहां से कतरे जाने लग गए, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू हुई, तो उन्होंने पैसे का फ्लो अपराध की तरफ किया। जब पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ उनसे निपटना प्रारंभ की, अब वे लोग बैक फुट पर आना शुरू हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे इनामी जितने भी बदमाश हैं, पेशेवर अपराधी है, वह या तो बेल कैंसिल करा के जेल के अंदर भाग रहा है या प्रदेश से बाहर भागने की फिराक में है, दूसरे प्रदेशों में जाकर के सरेंडर कर रहा है। यहां पर कानून का राज होगा और कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। ये पहले से हमारा संकल्प है। हम प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम अपनी इस प्रतिबद्धता को अंतिम दम तक निभाएंगे। जी योगी जी, जो बात अभी आप कह रहे थे उसी से जोड़ते हुए 17 साल से लगभग यहाँ पे रीजनल पार्टीज की सरकार थी, नेमली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आपको लगता है कि क्या रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट एक राष्ट्रीय पार्टी की गवर्नमेंट से भिन्न होती है या कम होती है? उनमें इश्यूज ज़्यादा होते हैं, करप्शन ज़्यादा होते हैं, मैल प्रैक्टिसेस ज़्यादा होते हैं? देखिए, सपा बसपा, मुझे लगता है कि इन लोगों की कोई राजनीतिक सोच नहीं, इनका कोई लोक कल्याणकारी एजेंडा नहीं। एक संकीर्ण राजनीतिक दायरे में कैद होकर के इन लोगों ने प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, प्रदेश की राजनीति को भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबोया है, राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधों का व्यवसायीकरण किया है और प्रदेश के विकास को बाधित करने का महापाप किया है। इसलिए मुझे लगता है कि सपा बसपा के लिए प्रदेश की राजनीति में कोई जगह अब नहीं होनी चाहिए। सर, थोड़ा एक पर्सनल फिर से टच करेंगे। जब गोरखपुर वाला हुआ था तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बोलते बोलते थोड़ा शायद आप इमोशनल हो गए, क्योंकि सब्जेक्ट एक छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ था और आप इस सब्जेक्ट पे बहुत काम भी करते रहे। उसमें हम लोगों ने देखा कि आपके अंदर का जो एक संवेदनशील संत है, एक इंसान है, वो उभरा और थोड़ा आप बोलते बोलते हल्का सा इमोशनल हुए। फिर आपने बहुत सदे हुए तरीके से बात को आगे बढ़ाई। तो एक साधु और एक नेता, इसके बीच का अंतर विरोध, और एक एडमिनिस्ट्रेटर, अब तो आप एक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के फुल फ्लेजेड रोल में है, तो ये अंतर विरोध आप कैसे अपने अंदर? ये अंतर विरोध नहीं है। एक संवेदनशील इंसान ही एक गरीब की, एक किसान की, एक मजदूर की, एक बहन और बेटी की संवेदना को समझ सकता है। एक दूसरा, एक योगी के रूप में भी लोक कल्याण मेरा लक्ष्य था, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उसी अभियान को मैं आगे बढ़ा रहा था। आज एक मुख्यमंत्री के रूप में उसी बृहद आयाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। योगी जी, अभी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि गुंडे, क्रिमिनल्स प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या जेल के पीछे जो भाग रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में कोई शक नहीं, पिछले 6 महीनों में एक वास्ट इम्प्रूवमेंट है, एक अच्छी पहल दिखती है। सड़क, शहर, मोहल्ले का क्राइम कम हुआ है, जो लोग डरते थे बाजार तक जाने में, वो भी कुछ कम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे गुटों में जो थोड़ा सा तनाव देखने को मिला, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्टर्न यूपी में खासतौर से क्लैशेस हुए, 3-4 दिन 5 दिन तक टेंशन बना रहा जिलों में। इसको आप कैसे देखते हैं कि जो गुटों में, संप्रदायों में, समूहों में जो क्लैश हुआ? देखिए, प्रदेश की इस नई सरकार को 6 महीने होने जा रहे हैं और इन 6 महीनों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस प्रदेश में पांच साल में 450 से अधिक दंगे हुए, उस प्रदेश में 6 महीने में एक भी दंगा नहीं हुआ। एक जातीय क्लेश सहारनपुर में हुआ, प्रभावी कार्रवाई हुई, उसके बाद शांत हुआ और सहारनपुर एकदम शांत है। मैं उसके बाद सहारनपुर का दौरा करके आया हूं। बहुत अच्छे ढंग से वहां की व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं।
लोगों में विश्वास जागृत हुआ है। जो लोग इसके पीछे थे वे सब आइडेंटिफाई हैं और मुझे लगता है कि सरकार की कार्रवाई चल रही है। सर एक बात और आ रही है कि पुलिस की कार्रवाई, अब पुलिस थोड़ा सा थाने में भी दिखती है, जन कंप्लेंट्स जो आती हैं उसमें थोड़ा एक्टिव भी है, बट एक बात जो दूसरी उठ रही है कि कुछ इनकाउंटर्स इधर बढ़ गए, तो एग्रेसिव पुलिसिंग, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, क्या ये नया पॉलिसी है गवर्नमेंट? देखिए, हम लोगों ने प्रशासन को एक बात साफ कही है कि आम पब्लिक के साथ अधिकाधिक संवेदनशील बनी है। जो कानून का सम्मान करे, कानून को उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो कानून को धता बता करके कानून को चैलेंज करे तो कानून को अपनी कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए बिना हिचक के, और जितनी सख्ती के साथ अपराधी गुंडों से निपटा जा सकता है निपटा जाना चाहिए। और पुलिस कर रही है, बेहतर कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि आम जन के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए, पिछले 15 वर्षों के कचड़े को साफ करने के लिए ये प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। सर इसी से जुड़ा आपने कुछ बयान दिया था कि अपराधी अपराध करना नहीं रोकेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, तो ये इस पॉलिसी का क्या कंटिन्यूएशन है? हमने कहा ना, जो लोग गरीबों को मारेंगे, व्यापारियों का अपहरण करेंगे, बालिकाओं का अपहरण करेंगे, पुलिस पे गोलियां चलाएंगे, तो क्या पुलिस माला जपेगी? अपराधी गोली चलाएगा तो गोली का जवाब गोली से पुलिस देगी। और पुलिस के जवान अच्छा काम कर रहे हैं। जिन जनपदों में पुलिस ने अच्छा काम किया है, मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को, उन जवानों को बधाई भी दी है, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण व्यापारियों में, आम नागरिकों में विश्वास जागृत हुआ है। सर गवर्नमेंट से अब फिर से थोड़ा एक पर्सनल लेवल पे आपके बारे में बताया जाता है कि आप 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, मीटिंग्स लेते रहते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, सुबह से फ़ोन पे जिलों में या अपने रीजनल लेवल पे बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, लेकिन क्या आपकी जो टीम है, जो आपके अफसरशाही है, मंत्रिमंडल के लोग हैं, वो उतने प्रोएक्टिव और मेहनतकश से लगे हैं, लगन से? हाँ, सभी लोग काम कर रहे हैं। ये रिजल्ट उसी का परिणाम है जो आ रहा है। देखिए, वर्षों से बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए कुछ समय तो लगेगा। परिवर्तन दिख रहा है, दिखेगा। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी पूरी टीम लगी है, सभी मंत्रीगण लगे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी लगे हैं। जहां पे 15 वर्षों में कोई निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी हो, वहाँ पे थोड़ा पटरी में लाने में समय लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि शासन से जुड़े हुए हमारे मंत्रीगण भी और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण भी मेहनत के साथ, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और रिजल्ट देना चाहते हैं। सर ये कुछ खबरें आई कि गवर्नमेंट चाहती है स्कूल और कॉलेज का पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस लाने का, और इसमें से जुड़ी हुई बात यह है कि शायद भाजपा और संघ का जो एक एजेंडा है, कुछ नेशनलिस्ट फिगर्स को उसमें प्रमोट करना चाहते हैं, या ये आरोप लगता है दूसरी तरफ से कि हिंदुत्वाइजेशन ऑफ सिलेबस करने की ये एक कदम है आपकी तरफ से? देखिए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे, उत्तर प्रदेश का बच्चा भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को शामिल कर सके, इस उद्देश्य से ये आज की आवश्यकता है, और इसलिए उसमें परिवर्तन करने के लिए कमेटी तैयार की जा रही है, और कमेटी उसके माध्यम से बना करके अगले वर्ष इसको लागू कर सके, बेसिक में भी, माध्यमिक में भी, उच्च में भी। इसके बारे में हम लोगों की पूरी रणनीति तैयार हो रही है। हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज था कि हमारे बेसिक शिक्षा के, आप देखें 1,58,000 हमारे पास बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालय हैं। 1,58,000, उसमें विसंगति क्या थी? बच्चे नहीं थे, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50। शिक्षकों का अनुपात में विसंगतियां थीं। जहां 10 बच्चे हैं वहां पता लगा 15 अध्यापक हैं, और जहां 500 बच्चे हैं वहां 1 अध्यापक है। हम लोगों ने पहले तो इस अनुपात को ठीक किया, 30 बच्चे पर 1 शिक्षक की तैनाती उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग देने में सफल रहे हैं।
शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की नियुक्ति हम लोगों ने यहाँ पर यूपी के अंदर लागू की है। स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। स्कूल चलो परिणाम का बड़ा अच्छा परिणाम सामने आया। 1,36,00,000 बच्चे थे बेसिक शिक्षा में हमारे पास पिछले वर्ष। इस साल ये संख्या बढ़कर के 1,54,00,000 तक पहुंची है और इसमें और बढ़ोतरी होगी आने वाले समय में। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, समाज से जुड़े हुए मानंद लोगों से अपील की, एक एक विद्यालय गोद ले लीजिए, वहां के पाठ्यक्रम को, बच्चों को उसके प्रति आग्रही बनाइए। कैसे इस शिक्षा के प्रति आम जन को जोड़ा जा सके। और बहुत अच्छे मुझे प्रसन्नता है कि अभी यद्यपि जो संख्या हमारे पास है 1,58,000, उसमें से लगभग 1,000 के आसपास विद्यालय, आदर्श विद्यालय हम उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में सफल हुए हैं। लेकिन आने वाले समय संख्या बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और जब हमारा नया पाठ्यक्रम आएगा एनसीईआरटी की तर्ज पर, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत शिक्षा हो, राष्ट्रीयता से उत्प्रोत शिक्षा हो, अपने पूर्वजों, अपने महापुरुषों, अपनी परंपराओं का सम्मान करने वाली शिक्षा प्रदेश के अंदर हो। ये मुझे लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य है ही यही। हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप मतलब आप ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें कोई हिंदुत्व एजेंडा नहीं है, लेकिन आपके जैसे कुछ 2-3 वक्तव्य या बयान पिछले कुछ दिनों में आए। ताजमहल पे आपका एक बयान बहुत चर्चित रहा, फेमस रहा। फिर आपने कहा कि अगर कुछ संस्थानों में अजान लगती लाउड स्पीकर से तो कावड़िए भी डीजे बजाएंगे या अपना भजन बजाएंगे, सड़क पे निकलेंगे। तो इन सब चीज़ों को एक हिंदुत्व एंगल से देखा जाता है। देखिए, हिंदुत्व है क्या? पहले भारत की जो मूल आत्मा है, आप उसको सांप्रदायिक कह करके कब तक अपमानित करेंगे? एक हिंदुत्ववादी होना अपराध नहीं है। हिंदुत्ववादी होने का मतलब मानवतावादी होना है। अब मुझे तो बताइए, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मत, कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा सेक्ट दुनिया के अंदर जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात की हो, जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की हो? हिंदुत्व कभी किसी एक मत, किसी एक उपासना विधि, किसी एक संप्रदाय का आग्रही कभी नहीं रहा। हिंदुत्ववादी होने का मतलब मानवतावादी होना है और उस मानवतावादी होना अपराध नहीं है। हमने इसी बात को कहा, पर्व और त्योहार एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए होने चाहिए। ये बात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मुझे बताया गया, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने के पहले चर्चा हो रही थी तो उस पर ये बात सामने आई कि साहब कुछ राज्यों से बात सामने आई कि हम कावड़ यात्रियों पे स्पीकर, लाउड स्पीकर और डीजे पर पूरी तरह हम लोगों ने बैन किया है। मैंने कहा क्यों किया है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ है? मैंने उनसे आदेश मांगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि धर्मस्थलों पर जो भी आप वाद्य यंत्र लगाएंगे उसकी आवाज़ इतने कुछ डेसिमल तक उन्होंने सीमित करने की बात की है, बैन करने की बात नहीं की थी। और मैंने इसी बात को कहा था। मैंने कहा यह सभी धर्मस्थलों पर बराबर लागू होता है। हम कावड़ यात्रियों को इस आधार पर उससे वंचित नहीं कर सकते। आप उसको न्यायालय की आदेश की परिधि में उसको सीमित रखिए, लेकिन हम उनको बैन करके उत्तेजित न करें। हम उनकी भावनाओं को सम्मान दें और अगर आप एक सम्मान देंगे तो आप देखना उस शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जब हम प्रतिरोध करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई देती है। हमें इससे बचना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि कावड़ यात्रा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न हुई। हम लोगों ने इसी बात को कहा, अरे वह भगवान शिव की यात्रा है, कावड़ यात्रा भगवान शिव की यात्रा है, शव यात्रा नहीं। उसमें उनको माइक बजाने दो। न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी ध्वनि की आवाज को नियंत्रित करवाइए। केवल शंख बजाना चाहते हैं बजाने दो, घंटा बजाना चाहते हैं बढ़ाने दो, डमरू बजाना चाहते हैं बजाने दो,
लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से उनको निकलने दो। आप बीच में स्पीड ब्रेकर मत न बने। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अकेले गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच में 4 करोड़ कांवड़ यात्री थे सड़कों पे, भजन गाते हुए निकल रहे थे। कोई प्रतिरोध नहीं, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं। एक भी जगह से ये शिकायत तक नहीं आई कि किसी एक कांवड़ यात्री ने किसी दुकान से एक मूंगफली तक उठा दी हो, कभी नहीं। ये है शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से कैसे रहा जा सकता है, ये पर्व और त्योहार हमें सिखाते हैं। तो आखिर क्यों उसको प्रतिबंधित किया जाए? अभी बकरीद संपन्न हुआ, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं कह सकता हूं, जब कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, पर्व और त्योहार को कानून के दायरे में मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, तो कहीं कोई दंगा फसाद भी नहीं होगा। न हम किसी का तुष्टीकरण करेंगे, न किसी को प्रतिबंधित ही करेंगे, लेकिन परंपरा के अनुसार कानून को ध्यान में रख करके, कानून का सम्मान करते हुए कोई पर्व और त्योहार मनाएगा तो कहीं कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कतें भी नहीं आनी चाहिए। सर, अब कुछ यूपी के अलावे नेशनल इश्यूज पे 1-2 सवाल करना चाहेंगे। एक डिबेट आजकल चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी चर्चा की, बीजेपी ने भी की है कि साइमल्टेनियस पोल्स हों, लोकसभा और प्रदेश के असेंबली पोल्स एक साथ हों। कई प्रदेशों ने इसका समर्थन भी किया है। आपकी इस बारे में क्या सोच है? क्योंकि यूपी में अभी चुनाव हुआ है और अगर साइमल्टेनियस लोकसभा असेंबली चुनाव होना है तो हम लोग को 1.5 साल बाद फिर चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, मैं तो बहुत बार कहता हूं इस बात को कि वास्तव में लोकतंत्र का उपहास है। इस देश में 2 ही चीज हो रही हैं, या तो चुनाव होते हैं या परीक्षाएं होती हैं। अब देखते होंगे, हमने कहा सभी से, अपने शिक्षा विभाग से, टेक्निकल एजुकेशन से भी कहा, मेडिकल एजुकेशन से भी कहा, हम नहीं समझ पाते हैं कि कितनी बार, और परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, परीक्षाओं का कार्यक्रम 6 महीने चलता है। हद हो जाती है भाई। क्या मतलब है? एक व्यवस्था बनवाइए, अपने साल भर का कैलेंडर तैयार कर दीजिए। आपका सत्र जुलाई में प्रारंभ हो रहा है तो प्रयास करिए कि फर्स्ट 15 दिन के अंदर सारी प्रवेश परीक्षाएं संपन्न करते हुए आप एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करके पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। परीक्षाओं को संपन्न करना है तो 1 महीने से अधिक का समय मत लगाइए। उस 1 महीने के दौरान परीक्षाएं भी संपन्न करिए, रिजल्ट भी ला दीजिए। या तो परीक्षाएं हो रही हैं, पता लगा प्रवेश में 3 महीने लग जाएंगे, 3 महीने रिजल्ट आने में लग जाएंगे और 6 महीने परीक्षा कराने में लग जाएंगे, तो आप पढ़ाएंगे कब? इसको ठीक करिए, क्वालिटी दीजिए इसमें। दूसरा, चुनाव का भी है। अभी हम लोगों को 6 महीने हुए हैं, अभी स्थानीय चुनाव फिर प्रारंभ हो जाएंगे, निकाय के चुनाव। 1.5-2 महीना विकास बाधित होगा। ये चुनाव संपन्न होंगे, फिर एमएलसी के चुनाव सामने आ जाएंगे। 1 महीना फिर कार्य वहां तक समय बाधित होगा। इसके बाद फिर अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे, 6 महीने के लिए कार्य फिर बाधित हो जाएगा। इसके बाद फिर पंचायत के चुनाव आ जाएंगे, फिर 3 महीने के लिए कार्य बाधित हो जाएगा। इसके बाद फिर कोई और चुनाव आ जाएगा। तो क्या 5 साल केवल चुनाव करने के लिए हम बैठे हैं? किसी भी सरकार को कार्य करने के लिए 5 साल का पूरा मौका मिलना चाहिए, जिससे वह जब जनता के बीच में जाए तो बता भी सके कि हमने इन 5 वर्षों में ये कार्य किए हैं। हमने योजना ही नहीं बनाई, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, उसके परिणाम ये रहे हैं, हम ये बोल सकें। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि अगर हम लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों के इन सभी चुनावों को एक साथ संपन्न कर सकें तो वास्तव में लोकतंत्र की गरिमा भी बढ़ेगी, लोगों का जनविश्वास भी बढ़ेगा। और जिस विश्वास के साथ लोकतंत्र में जनता के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है,
उनकी जवाबदेही भी तय हो जाएगी और साथ साथ परिणाम भी जनता के हित में सामने आएंगे। हम लोग तैयार हैं, बहुत अच्छी स्थिति होगी अगर एक साथ सभी चुनाव हों तो। जी बिल्कुल, एक बात से तो मैं भी समर्थन करता हूं कि एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, हम लोग एज स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये फेस किया है। एक लास्ट सवाल सर, यूपी आपका 6 महीना पूरा हो गया, 4.5 साल आगे पूरे पड़े हैं आपके सामने। बड़ी इंडस्ट्री जो कि रोज़गार क्रिएट करे और जॉब क्रिएशन जो कि कम पढ़े लिखे दोनों ही वर्गों को नौकरियां मिले, इस तरफ सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से तमाम बहुत भारी तादाद में माइग्रेशन होता है, आप जानते हैं, गोरखपुर साइड से भी होता है, वेस्ट यूपी से भी होता है। तो इससे निपटने के लिए जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग को बड़ी पहल कब तक दिखेगी? देखिए, हमारी पहल प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, इन 6 महीनों के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से हम लोग 6 लाख से अधिक अपने नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में पारंगत करके उन्हें किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं। हम एक कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं प्रदेश में। लक्ष्य है हमारा 10 लाख का, और इसीलिए हम लोग अपनी जो नई औद्योगिक नीति को लेके आ रहे हैं वो व्यापक निवेश और रोजगार परक नीति है। देश के अंदर की एक लोकप्रिय औद्योगिक नीति होने जा रही है, बहुत जल्दी उसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश के उद्योगपतियों ने उसका स्वागत किया है और उसके अनुसार वो आकर्षित होकर के प्रदेश के अंदर निवेश करेंगे, जिसमें हमने सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की व्यवस्था भी की है। लेकिन उद्योग को आकर्षित करने के लिए आपका ढांचागत विकास, बुनियादी ढांचे का विकास भी होना चाहिए, और इस दिशा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक नया एक्सप्रेसवे हम लोग बुंदेलखंड के लिए देने जा रहे हैं। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम देने जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन की कनेक्टिविटी से हम जोड़ने जा रहे हैं। सभी प्रमुख महानगरों में मेट्रो की सेवा हम देने जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के दौरान देश का एक ऐसा प्रदेश होगा जो हर दृष्टि से लोगों के आकर्षण और प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं का प्रदेश होकर के रहेगा। हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है, हमारे पास टूरिज्म के क्षेत्र में है, बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। उन सभी व्यापक संभावनाओं को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो प्रयागराज अर्ध कुंभ की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है। 2019 में कुंभ है, हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों का प्रयास होगा कि अक्टूबर 2018 तक प्रयागराज कुंभ की पूरी तैयारी संपन्न हो सके और प्रयागराज में आने वाले देश और दुनिया के 12 करोड़ पर्यटकों को हम लोग या श्रद्धालुओं को हम एक अद्भुत क्षण दे सकें, जब इस संगम तट पर जाकर के स्नान करने के साथ साथ भारत की संस्कृति को, भारत की इस परंपरा को आत्मसात करते हुए दुनिया के अंदर इसको प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे सकें। इस अभियान के साथ हम लग चुके हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने काफ़ी डिटेल में सारे आंसर दिए। एक लास्ट सवाल जो अक्सर हम लोग से भी लोग पूछते हैं कि आप दिन भर काम करते हैं लेकिन कुछ खाली वक्त जो मिलता है उस दौरान क्या करते हैं? देखिए, मेरे पास खाली समय है ही नहीं। ये योगी के पास खाली समय होगा तो माला जपते हैं, खाली समय होगा स्वाध्याय करते हैं। लेकिन प्रदेश में अभी हमारे सामने प्रदेश के विकास के अलग अलग क्षेत्रों के बहुत सारे वो पड़े हुए हैं। इन सब पर लगातार प्रातः 7 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे 12 बजे तक हम लोगों की बैठकों का क्रम, विभिन्न प्रकार के सेमिनार, विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन, ये सब चलते रहते हैं, चल रहे हैं। तो अभी उतना नहीं है, लेकिन समय मिलेगा तो अपने इस कार्यक्रम के साथ भी समय देंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत डिटेल में विस्तृत तौर पे हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। ईटीवी और नेटवर्क 18 परिवार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।